हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय MMPS। क्लास 10th के लिए फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन चल रहा है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने दर्पण सूत्र का सत्यापन पढ़ लिया था। अब हमारा अगला टॉपिक है आवर्धन। तो आवर्धन किसे कहते हैं? तो किसी भी दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु रखा हुआ है तो उसका प्रतिबिंब बनता है। तो उसके प्रतिबिंब और वस्तु की जो ऊंचाई का अनुपात होता है, यानी प्रतिबिंब और वस्तु के ऊंचाई का जो अनुपात होता है उसे ही हम आवर्धन कहते हैं। और उसके लिए एक सूत्र होता है जिसको अभी हम लोग पढ़ेंगे। आइए हम लोग इसको डिटेल में पढ़ते हैं। आवर्धन सूत्र। आवर्धन असल कहते किसको हैं? आवर्धन कहते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। मतलब क्या हुआ कि प्रतिबिंब की ऊंचाई में वस्तु की ऊंचाई से अगर हम भाग दे दें, यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है? वस्तु है और ये इसका प्रतिबिंब बना हुआ है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। और इसको हम प्रमाणित कैसे करेंगे, आइए उसको हम देख लेते हैं। तो उसको प्रमाणित करने के लिए हम एक अवतल दर्पण लिया हमने, जिसमें मुख्य अक्ष के ऊपर और वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में वस्तु को लंबवत रखा। अब वस्तु को यहाँ पे हमने लंबवत रखा तो उसका प्रतिबिंब कहीं ना कहीं बनेगा। हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब अगर बनवाना हो हमको, तो हम ऐसी दो किरणों को पकड़ेंगे जिसके बारे में हमको पता हो कि उसका परावर्तन कहाँ से होगा, यानी दर्पण से परावर्तन के बाद वह कहाँ से गुजरेगी। एक वस्तु लिया AB और इसके प्रतिबिंब का निर्माण करवाना है। तो एक किरण हमने ऐसी किरण लिया हमने, वस्तु से निकलने वाली एक ऐसी किरण लिया जो मुख्य अक्ष के समांतर है। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण का परावर्तन कैसे होता है? तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की जितनी भी किरणें होंगी वो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती हैं, ये तो आप जानते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये दर्पण के फोकस से होकर गुजर जाएगी। अब दूसरी किरण हम लेंगे जो दर्पण के ध्रुव पर पड़ती है। वस्तु से एक ऐसी दूसरी किरण लेंगे हम जो दर्पण के ध्रुव पर आकर पड़े। तो दर्पण के ध्रुव पर आकर जो किरण पड़ती है तो उसका परावर्तन कैसे होता है? तो दर्पण के ध्रुव पर आकर पड़ने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के साथ जितना डिग्री का कोण बनाकर आती है उतना ही डिग्री का कोण बनाकर परावर्तित हो जाती है। मतलब ये कि यहाँ AB जो किरण आ रही है यह मुख्य अक्ष के साथ जितना डिग्री का कोण बनाएगी उतना ही डिग्री का कोण बनाकर यह परावर्तित हो जाएगी। एक तो इस तरह से देखिए, हमको ज़रूरत पड़ेगी इस कोण और इस कोण की, और इस दोनों कोण को बराबर साबित करने की ज़रूरत पड़ेगी हमको। तो यहाँ पर क्या है, अगर हम इस तरह से भी कहें कि जितना डिग्री का कोण बनाकर आती है उतना ही डिग्री का कोण बनाकर परावर्तित हो जाती है, तो उस हिसाब से भी ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो गया। या अगर हम ये कह लें कि यह एक आपतित किरण है और यह एक परावर्तित किरण है और ये AP जो है ये अभिलंब है। तो जब अभिलंब हो और आपतित किरण और परावर्तित किरण हो तो यह आपतन कोण हो जाएगा और यह परावर्तन कोण हो जाएगा। तो उस हिसाब से भी ये वाला कोण इस वाला कोण के बराबर होगा। ये तो हो गया बराबर वाली बात। लेकिन जब ये किरण यहाँ आई और इसका परावर्तन यहाँ से हुआ, तो अब देखिए परावर्तन के बाद ये वाली किरण और ये वाली किरण दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पर कट कर रही है। तो परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद परावर्तित किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है उसी बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। तो ये प्रतिबिंब यहाँ से हमने एक लंब डाल दिया मुख्य अक्ष पे, ये हमारा प्रतिबिंब हो गया। तो किसका प्रतिबिंब हो गया? तो AB हमारा वस्तु है, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब हो गया A', B'। अब हमको साबित करना है, हमको सिद्ध करना है, दर्पण सूत्र को सिद्ध करना है कि दर्पण सूत्र होता क्या है। तो उसके लिए कुछ चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ेगी, जैसे वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी। इन चार चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी हमको। तो उसको मैंने यहाँ लिख रखा है पहले से। देख लीजिए कि वस्तु दूरी AP बराबर -U। तो A
P, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जहाँ वस्तु रखा हुआ है वहाँ से ध्रुव तक के बीच की जो सबसे कम दूरी होती है उसी को हम वस्तु दूरी कहते हैं। और इसको U से निरूपित करते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे -U लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि दर्पण से बाईं ओर जितनी भी दूरी हम लेंगे वो माइनस में आएगा, इसलिए यहाँ पे वस्तु दूरी AP बराबर -U हो गया। प्रतिबिंब दूरी, तो प्रतिबिंब दूरी कहाँ से कहाँ तक होगी? तो जहाँ प्रतिबिंब बना हुआ है उस जगह से, जहाँ प्रतिबिंब बना हुआ है वहाँ से ध्रुव तक की जो सबसे कम दूरी होगी वो प्रतिबिंब दूरी कहलाएगी। तो प्रतिबिंब दूरी क्या है? प्रतिबिंब यहाँ बना हुआ है, A डैश B डैश बना हुआ है, तो A डैश P ये हो जाएगी हमारी प्रतिबिंब दूरी। यहाँ भी है दूरी उसकी, यानी कि B डैश P ये भी एक दूरी है, लेकिन ये दूरी ज़्यादा होगी इस दूरी के बनिस्बत, इसलिए जो सबसे कम दूरी है यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वही हमारी प्रतिबिंब दूरी होगी। यहाँ से यहाँ तक अगर कहेंगे तो ये भी प्रतिबिंब की दूरी हो सकती है, लेकिन ये प्रतिबिंब दूरी परिभाषा के हिसाब से देखें तो परिभाषा कह रहा है कि प्रतिबिंब से ध्रुव तक के बीच की जो सबसे कम दूरी होती है वही प्रतिबिंब दूरी कहलाती है। तो हमारा प्रतिबिंब दूरी कौन सा हो जाएगा? A डैश P हो जाएगा। तो प्रतिबिंब दूरी A डैश P, और प्रतिबिंब दूरी को V से निरूपित किया जाता है, और ये -V होगा क्योंकि यह भी दर्पण की बाईं ओर है। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? हमको वस्तु की ऊंचाई की ज़रूरत पड़ेगी। तो वस्तु की ऊंचाई की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि प्रतिबिंब की ऊंचाई में हमको वस्तु की ऊंचाई से भाग देना है, इसलिए हमको वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे वस्तु की ऊंचाई क्या हो जाएगी? AB, यानी वस्तु जितना बड़ा है, वस्तु की लंबाई कह लीजिए या वस्तु की ऊँचाई कह लीजिए, वो दोनों सेम चीज़ है। तो ये वस्तु की ऊँचाई क्या होगी? AB। इसको HO से लिखते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी वस्तु की ऊंचाई, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, तो HO हमने इसलिए लिखा ताकि इसको हम आसानी से पढ़ सकें, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसको प्लस में लिया हमने HO। क्यों प्लस में लिया? क्योंकि मुख्य अक्ष के ऊपर जितनी भी दूरी हम नापेंगे या जितनी भी ऊंचाई हम नापेंगे तो उस ऊंचाई को हम पॉजिटिव मिलेंगे, वो सब धनात्मक होगा, इसलिए यहाँ पे वस्तु की जो ऊंचाई है वो धनात्मक होगी। प्रतिबिंब की ऊंचाई A डैश B डैश, यानी A डैश B डैश ये प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी। तो इसको हमने लिखा HI, यानी हाइट ऑफ इमेज। इंग्लिश में उसको इमेज बोलते हैं और हाइट को ऊंचाई बोलते हैं, तो इसलिए हम HI लिख सकते हैं इसको। तो मैंने लिखा HI यानी हाइट ऑफ इमेज, और इसको मैंने माइनस में लिखा। क्यों माइनस में लिखा? कि मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष भी उसको बोलते हैं, तो उसके नीचे की जितनी भी हम दूरी लेंगे या ऊंचाई आप उसको कह लीजिए या गहराई कह लीजिए, जितनी भी हम लेंगे वो सब निगेटिव होगी, यानी कि माइनस में होगी। तो यहाँ पे हमको 4 चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, हमने 4 चीज़ ले लिया। आवर्धन सूत्र को सत्यापित करने के लिए हमको इसमें से कोई ऐसी 2 त्रिभुज लेनी पड़ेगी। कोई 2 त्रिभुज को लेंगे और उसको हम समरूप सिद्ध करेंगे। तो किस त्रिभुज को लेंगे भाई? तो जिस त्रिभुज में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों आ जाए, और वस्तु भी आ जाए और प्रतिबिंब भी आ जाए। फिर से सुनिए, वैसा 2 त्रिभुज लेंगे हम जिसमें वस्तु दूरी भी आ जाए, प्रतिबिंब दूरी भी आ जाए, वस्तु भी आ जाए और प्रतिबिंब भी आ जाए। तो देखिए वैसा कौन सा 2 त्रिभुज है? एक है ABP, एक ऐसा त्रिभुज है ABP, यानी ये वाली त्रिभुज। इस त्रिभुज में हमको वस्तु मिल रहा है और वस्तु की दूरी मिल रही है। उसके बाद दूसरा त्रिभुज हम देख लेते हैं A डैश B डैश P। इस त्रिभुज में हमको प्रतिबिंब भी मिल रहा है और उसके बाद प्रतिबिंब दूरी भी मिल रही है। तो अब इस दोनों त्रिभुज को हमको समरूप सिद्ध करना है। तो समरूप सिद्ध करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए आइए लिखते हैं हम लोग कि त्रिभुज ABP और त्रिभुज A डैश B डैश P में, A डैश B डैश P में क्या हो सकता है? एंगल BPA या APB, ये वाला एंगल, तो इसको लिखेंगे एंगल APB बराबर होगा एंगल A डैश
पी बी डैश के कैसे बराबर होगा? तो अभी हमने बताया था कि ये परावर्तन के नियम से बराबर होगा कि ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल ए पी बी बराबर हो जाएगा एंगल ए डैश पी बी डैश के। ए पी बी यानी कोण ए पी बी बराबर होगा कोण ए डैश पी बी डैश के। ये वाला कोण बराबर हो जाएगा इस कोण के। तो कैसे बराबर होगा? तो परावर्तन के नियम से। तो यहाँ हम लिख देंगे परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से कोण बी ए पी ये कितना है? ये 90 डिग्री का है क्योंकि वस्तु जो है वो लंबवत रखा हुआ है। फिर उसके बाद ए डैश बी डैश में ये जो वस्तु ये प्रतिबिंब रखा हुआ है ये भी लंबवत है। तो बी डैश ए डैश पी ये वाला कोण जो होगा ये भी होगा, यह भी 90 डिग्री होगा क्योंकि प्रतिबिंब भी लंबवत है, इसलिए ये कोण भी 90 डिग्री और ये कोण भी 90 डिग्री होगा। तो हम लिख सकते हैं कि कोण बी ए पी बराबर होगा कोण बी डैश बी डैश ए डैश पी के। कैसे बराबर होगा? तो दोनों 90 डिग्री का है इसलिए दोनों आपस में बराबर होगा। अब हम लोगों ने समरूपता में, समरूप त्रिभुज में पढ़ा होगा, समरूपता में पढ़ा है हम लोगों ने कि अगर किसी दो त्रिभुज का दो संगत कोण आपस में बराबर हो तो वह त्रिभुज समरूप त्रिभुज होता है। तो यहाँ पे दो कोण आपस में बराबर हो गया, दो संगत कोण। कहने का मतलब कि इसका लंब वाला कोण इसके लंब वाले कोण के बराबर हो गया और ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया। तो ये इसका संगत कोण है और ये वाला इसका संगत कोण है। तो जब दो संगत कोण आपस में बराबर हों, दो त्रिभुज के दो संगत कोण आपस में बराबर हों तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसलिए त्रिभुज ए बी पी समरूप होगा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी के। तो कैसे समरूप होगा? तो ए समरूपता से, यानी एंगल समरूपता से। यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल समरूपता से। और हम लोग यह भी जानते हैं हम लोग कि जब दो त्रिभुज आपस में समरूप हों तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि लंब, ये देखिए इस त्रिभुज में ये लंब है और ये भी इस त्रिभुज में लंब है, तो लंब बटा लंब और इसका आधार ये हो गया, तो ये आधार बटा इसका आधार दोनों आपस में बराबर होगा। और इसका कर्ण बटा इसका कर्ण ये भी आपस में बराबर होगा, यानी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। तो देख लेते हैं हम लोग, लेते हैं ये वाले त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज में लेते हैं हम लोग। क्या होगा? इसका लंब कौन सा है? ए डैश बटा बी डैश, सॉरी ए डैश बी डैश इसका लंब है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जब ये दोनों आपस में समरूप है इसलिए ए डैश बी डैश बटा ए बी बराबर होगा, यानी कि इस भुजा और इस भुजा का अनुपात बराबर होगा यहाँ से इतनी वाली भुजा, ये वाली भुजा ए डैश पी वाली भुजा और ए पी वाली भुजा के। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए डैश पी बटा ए पी। ये कैसे बराबर हुआ? तो ये समरूप त्रिभुज के प्रॉपर्टी से बराबर हुआ। तो यहाँ पे हम लिख देंगे समरूप त्रिभुज के गुण से। यहाँ पे हम लिख सकते हैं समरूप त्रिभुज के गुण से, उसमें यह गुण होता है तो इसलिए हमने यहाँ पे रीज़न दे दिया कि यह किस तरह से आपस में बराबर है, इस दोनों का अनुपात आपस में किस तरह बराबर है। तो ये समरूप त्रिभुज के गुण से आपस में बराबर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन सब का मान रख देंगे। अब देखिए हमको क्या क्या प्राप्त हो गया। ए डैश बी डैश, यहाँ ए डैश बी डैश हमको मालूम है, ए बी यहाँ ए बी हमको मालूम है। उसके बाद ए डैश पी भी हमको मालूम है, ए पी भी हमको मालूम है। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको आगे हम लिख सकते हैं ए डैश बी डैश की जगह पे हम क्या लिखेंगे? माइनस एच आई, मतलब
हाइट ऑफ इमेज बटा हम लिख सकते हैं ए बी क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे हम लिख देंगे HO बराबर क्या होगा A' P, तो A' क्या है माइनस V बाई AP क्या है, यहाँ पे AP है तो AP क्या है, AP माइनस U है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -U। अब आप इसके नीचे लिखते चले जाइएगा, मैं आगे लिख रहा हूँ ताकि नीचे, अगर नीचे लिखूँगा तो फिर आप लोगों को दिखेगा नहीं। इस माइनस को हम कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ बचा हमारा क्या -HI बाई बचा HO बराबर V बाई U बचा। अब क्या करेंगे, इस माइनस को अगर हम उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा HI बटा HO बराबर हो जाएगा -V बाई U हो जाएगा, इतना आ जाएगा आपका। तो HI बटे HO क्या है, मतलब ये हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। तो ये क्या है, ये आवर्धन है, तो m इसके जगह पे हम, और आवर्धन को हम m से सूचित करते हैं, तो इसलिए हम HI की जगह पे लिख सकते हैं, HI बटे HO की जगह हम लिख सकते हैं m बराबर हो जाएगा -V बाई U। आप इतना लिख दीजिए, ये भी आपका सत्यापित हो गया, यही आपका हो गया आवर्धन सूत्र। या आप इसको ये यूँ भी लिख सकते हैं, m बराबर होता है HI बटे HO बराबर -V बाई U। यही आपको साबित करना था, जो आपका साबित हो गया। क्या है, m बराबर होता है HI बटे HO होता है। तो HI अगर वस्तु छोटा हो तो क्या होगा, मान ये HI अगर हम मान लेते हैं कि 20 है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये 10 है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 दूना 20, मतलब 2 हो जाएगा, 1 से ऊपर हो जाएगा। मान लीजिए कि हाइट ऑफ इमेज 12 है और ये 10 है, तो भी तो ये हो जाएगा 1.2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर वस्तु की ऊंचाई कम हो और प्रतिबिंब की ऊंचाई ज़्यादा हो तो हमेशा आवर्धन 1 से ज़्यादा आएगा। वस्तु की ऊंचाई अगर कम हो, इसको फिर समझिए कि वस्तु की ऊंचाई, यानी वस्तु की ऊंचाई अगर कम हो और प्रतिबिंब की ऊंचाई ज़्यादा हो तो आवर्धन हमेशा 1 से ज़्यादा आएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा कि वस्तु की ऊंचाई कम हो और प्रतिबिंब की ऊंचाई ज़्यादा हो तो आवर्धन जो आएगा वो आवर्धन हमेशा 1 से ज़्यादा आएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। और ये फर्स्ट चैप्टर का यानी प्रकाश का परावर्तन का यह आखिरी वीडियो है। अब अगले वीडियो से हम लोग प्रकाश का अपवर्तन यानी फिजिक्स का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। धन्यवाद।